बज़्म सहाफ़त के तहत भारत एक्सप्रेस उर्दू कॉन्क्लेव का जो आयोजन किया गया है या इनेकाद किया गया है, ये दिल्ली उर्दू एकेडमी के साथ दिल्ली सरकार के साथ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट के साथ मिलके हम कर रहे हैं। इसके लिए एक बार फिर दिल्ली की वज़ीर आला यानी चीफ़ मिनिस्टर मोहतरमा रेखा गुप्ता साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया, इफ्तिताह किया और उसके बाद जनाब कपिल मिश्रा साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट की जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर रश्मि सिंह साहिबा, जिनको आप सब ने सुना, तीनों शख्सियात हमारे दरमियान थीं, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया और उसके बाद ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। दिल्ली उर्दू एकेडमी के तमाम ज़िम्मेदारान का मैं शुक्रिया अदा करते हुए अब जो पॉलिटिकल सेशन है, इस पॉलिटिकल सेशन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। अभी आप सब ने रामदास अठौले साहब की स्पीच सुनी है, तकरीर सुनी है और जनाब सैयद शहनवाज हुसैन साहब हैं, जाना पहचाना नाम, बड़ा नाम और सबसे बड़ी बात यह कि भारत एक्सप्रेस उर्दू कॉन्क्लेव की दावत को आप दोनों शख्सियात ने कबूल की, इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं और इस्तकबाल करते हैं। सर, सबसे पहले जनाब सैयद शहनवाज हुसैन साहब आपसे ही सवाल लेंगे कि उर्दू हमने जो एक थीम दिया है, नए भारत की बात उर्दू के साथ, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ सुनने आया था और उपेंद्र राय जी ने कहा था कि आना है और जो उर्दू के डॉक्टर वासे साहब, चौहान साहब बोल रहे थे और अठावले साहब तो एकदम समझिए उन्होंने बहुत अच्छी महफिल जमाई। मुझे याद है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो लंच टाइम के पास नहीं जाता हूँ, क्योंकि एक बार मैंने एक प्रोग्राम किया था, मैं युवा मोर्चा में था, तो अटल जी को बुलाया था, तो उन्होंने साथ में लंच भी था, तो सब लोग बोल लिए, मैंने अटल जी को माइक दिया, संचालन मैं ही कर रहा था, तो उन्होंने 2 लाइन बोली, भूखे पेट न हो भजन गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। तो आपने जो टाइम दिया है उसमें सबको लंच पे भी मदऊ किया है आपने। जी सर। और अठावले साहब की तकरीर के बाद, वासे साहब के बोलने के बाद सिर्फ मैं मुबारकबाद दे सकता हूँ आपको। ये सही है कि उर्दू के बारे में बहुत चर्चा होती है। उर्दू ऐसी ज़बान है, हम बिहार के लोग उर्दू बहुत पढ़ते हैं, बोलने में र का फ़र्क हम बिहारियों में होता है और मैं उर्दू का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है कि उर्दू पे उपेंद्र राय साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि पहला चैनल है जो उर्दू में, नेशनल चैनल है जो कॉन्क्लेव कर रहा है। ऐसे तो कॉन्क्लेव बहुत सारे होते हैं, लेकिन उर्दू के लिए बज़्म सहाफ़त यहाँ पे किया। रेखा गुप्ता जी आई हैं, कल ही मैं उनसे मिला था तो मैंने बताया था कि बहुत अच्छा किया, इसको सपोर्ट किया है। उर्दू ज़बान के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं और कई बार उर्दू की मुखालफत भी उर्दू के अल्फाज बोल कर की जाती, लेकिन जो उर्दू के ख़िलाफ़ भी होते हैं वो भी जिंदाबाद का नारा जब नेता का लगाते हैं तो उर्दू होती है उसमें। जी। और मुझे तो लगता है कि अब बोल चाल की भाषा भी है, बिना उर्दू के अल्फाज के कुछ चीज़ें पूरी नहीं होती। अठावले साहब ने को हम पार्लियामेंट से सुनते रहे हैं और हमारे पुराने साथी हैं, हमने अटल जी के दौर में भी देखा है और कांग्रेस के दौर में वो उधर थे, फिर हम इधर सत्ता में आए तो ये हमारे साथ उधर थे, लेकिन मैं अभी इधर आया हूँ। और इनको जब पार्लियामेंट में बहुत तनाव हो जाता था तो स्पीकर अठावले साहब को खड़ा करते थे और अठावले साहब वो तनाव को ख़त्म कर देते थे उर्दू ज़बान के साथ। उर्दू ज़बान के साथ देखिए, अठावले साहब को कोई ज़बान इन पर थोपिए मत, क्योंकि मराठी हैं और हम बिहार वालों को भी महाराष्ट्र में प्यार से भी कहते हैं बोलो, कई बार ज़बरदस्ती भी हमसे मराठी बुलवाते हैं, तो इनसे हम ज़बरदस्ती यहाँ
उर्दू थोपेंगे नहीं इन पे। हम जानते हैं कि अठावले साहब के यहाँ ऐसे, अठावले साहब तो सबको लेकर चलते हैं और मंत्री हैं सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास वाले मंत्री हैं, सबको लेके चलते हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगा जब चौहान साहब बोल रहे थे, क्योंकि उर्दू के बारे में अब मैं देखता हूँ, जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो अभी भी आप एयरपोर्ट पे जाते होंगे तो उर्दू अखबार मिलता है। वो मैंने शुरू किया था, वो चल ही रहा है, कोई शुरू करने वाला चाहिए। और यूएनआई उर्दू सर्विस थी, मैं आया, उन्होंने कहा ये एकदम ख़त्म हो रहा है, लगवाइए, तो मैंने कई जगह उर्दू की यूएनआई सर्विस लगवाई। अभी भी लैंग्वेज में तो ऐसा नहीं कि उर्दू के साथ मुश्किलें हैं जी। मुश्किलें बहुत सी हिंदी के साथ भी, क्योंकि बहुत सी जगह लोग हिंदी में अगर बातचीत करें तो, और कोई अंग्रेज़ी बोल रहा हो, चाहे उसके प्रोनाउंसिएशन ठीक ना भी हो, तब भी लोग उसको इंटेलेक्चुअल समझता है। उर्दू वाले तो इंटेलेक्चुअल माने ही जाते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज ही ऐसी है, क्योंकि यहाँ ज़ेर ज़बर तो जो सबका फ़र्क है, और इसमें फ़र्क कहना उसी से पता लग जाता है कि इसको आती है या नहीं आती। तो बिल्कुल इसमें जो इंटेलेक्चुअल होता है, अब तो ये हो गया है कि आपके यहाँ मुंबई में भी जो फिल्मों में काम करते हैं लोग, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, वो उर्दू का ट्यूशन लेते हैं, और उर्दू को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मैं भारत एक्सप्रेस पे बहुत जिम्मेदारी से, मैं भारतीय जनता पार्टी का तर्जुमान भी हूँ जी। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये लश्करी ज़बान है, हिंदुस्तानी ज़बान है। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। जिसने भी उर्दू का नुकसान उर्दू न जानने वालों से ज़्यादा उर्दू बोलने वालों ने किया है। ये भी एक दिक्कत है। क्या होता है कि जब हम किसी के यहाँ जाते हैं, कोई हमें बुलाता है तो हम अच्छी अच्छी बात उसके लिए बोल के आते हैं। कोई आदमी पार्लियामेंट में, एक बार एक एमपी साहब थे जो तकरीर कर रहे थे, तो मैं तो फ्रंट पे बैठने वाला था, तो मैं, अठावले साहब को मालूम है, मैं उसकी तकरीर में दम नहीं था, लेकिन बगल में था, तो मैंने कहा वाह वाह बहुत अच्छा बोले। तो सुषमा जी ने मुझे टोका कि तुम अच्छा बोलते हो, कम से कम तुम्हारा वो दोस्त है, उसे टोका करो, उसे कहो कि वो अच्छा नहीं बोलता। मैंने कहा दीदी कैसे बोले, वो तो रिश्ता ही ख़राब हो जाएगा। आजकल कोई कड़वी बात कहना या सही बात कहना भी आसान काम नहीं। तो हमने फिर बाद में उनको कहा कि भैया आप शुरू स्पीड ले लेते हो, शुरू में पहले अपनी बात रख लो, फिर झगड़ा बाद में करो, गला रूंध जाता है आपका। और फिर उसने अपने में सुधार किया। तो उर्दू, सुषमा जी बहुत अच्छा उर्दू के कई इशार बोलती थी। उनका मनमोहन सिंह के बीच में जी। उर्दू के इशार को लेकर कई चीज़ें हैं जो बड़ी मशहूर हैं, और यूट्यूब वगैरह पे मौजूद भी हैं, वो लोग मौजूद हैं, देखते बहुत भी हैं। वायरल जी, भी हैं। जी। और मुझे तो लगता है कि अच्छी कोशिश है। शायद भारत एक्सप्रेस, उपेंद्र राय जी ने जो कोशिश की है, हर न्यूज़ चैनल ऐसी कोशिश करेगा। हम सबको इसको बढ़ाना चाहिए। और मेरी गुजारिश यही है, उर्दू को अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ मुसलमान ही इसका ठेका न ले ले। इसका अगर पूरे कहते हैं कि हिंदुस्तानी ज़बान है, तो इसमें पूरे हिंदुस्तानियों का रोल दिखना चाहिए और उसकी कोशिश और करनी चाहिए। जी सर। उर्दू एकेडमी को भी कोशिश करनी चाहिए। हमारी मिसेस कविता पढ़ती हैं, और रेनू हुसैन, तो वो उर्दू की भी शायरी करने लगी। तो मैंने उनसे पूछा कि ज़रा ठीक से बोलिएगा, कहीं आपका ज़ेर ज़बर ऊपर नीचे हुआ तो लोग कहेंगे कि देखिए। तो उन्होंने कहा भाई कोशिश क्यों नहीं करूँगी, करिए। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपको करनी चाहिए। तो जो लोग, ये कई बार ऐसा भी होता है कि मैं उर्दू का, वासिफ साहब माफ़ करेंगे, मैं उर्दू का अखबार एक पढ़ूँ और हिंदी का अखबार पढ़ूँ और इंग्लिश पढ़ूँ। ऐसे तो हम लोगों के बारे में, मीडिया के बारे में बड़ी बातें कही जाती है कि हम लोग बड़ा कंट्रोल करते हैं, लेकिन आप देखें कि पहले तो चैनल के बारे में होता था, एक न्यूज़
एक चैनल पे देखें तो वो अलग अंदाज से बता रहा है, दूसरे चैनल पे देखें तो वो अलग अंदाज से बता रहा है। और अब माशाल्लाह एक जैसा दिखता है हमें, अब अलग से अंदाज से दिखाने वाला सही सही जो है वही दिखाता है सब। लेकिन उर्दू के अखबार में भी है कि उर्दू के अखबार को ऐसा बनाया जाए कि किसी को हिंदी अखबार पढ़ने की या अंग्रेज़ी अखबार पढ़ने की ज़रूरत ना हो। हमारे यहाँ बिहार में बहुत बड़ा अखबार है, कौमी तंजीम है। मैंने उनको जाके, उनके एडिटर हैं, हमारे रिलेटिव ही हैं, मैं उनसे जाके मिला और मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ थोड़ी बासी खबरें मिलती हैं, लेकिन मैंने जब देखा इनकलाब शुरू हुआ तो अगर जागरण पढ़ें और इनकलाब पढ़ें तो कई बार लोग, बच्चे जैसे यूपीएससी, यहाँ बहुत से गार्जियन बैठे होंगे जो अपने बच्चों को तैयारी कराते हैं यूपीएससी का, तो उनको कहते हैं हिंदू पढ़िए, तो उसके एडिटोरियल पढ़िए। कई लोग उसमें कहते हैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, कई लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। दिल्ली के बहुत से लोगों को देखता हूँ कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया लेते हैं लेकिन वो पेज नहीं, पूरा अखबार नहीं पढ़ते, उसमें से दिल्ली टाइम निकालते हैं, अब पेज 3 पे फ़ोटो देखते हैं, फिर अखबार रख देते हैं। तो उर्दू का अखबार या उर्दू ज़बान ऐसी हो जाए कि हर हिंदुस्तानी उसको दिल से पढ़े, अपनी ज़बान माने। और उर्दू एकेडमी ज़रूर उसके ज़िम्मेदारान यहाँ बैठे होंगे जी। उर्दू एकेडमी में जो उर्दू नहीं जानते हैं उनको उर्दू सिखाने के लिए आप क्या प्रोग्राम चला रहे हैं, ये भी आपको करना चाहिए। सर मैं बताऊं कि उर्दू एकेडमी के लोग बैठे हैं जो गैर उर्दू दा तबका है, जो नहीं जानते हैं, उनके लिए इन लोगों का एक स्पेशल कोर्स भी चल रहा है और बहुत सारे लोग उर्दू वहां पर सीख रहे हैं। ये उर्दू एकेडमी इस सिलसिले में काम कर रही है। और मैं इसमें ज़रूर, इसमें सब 2 बातें, रेखा गुप्ता जी आई हैं जी, तो जब आपके कनक्लेव में उन्होंने मदद की है जी जी, तो ज़रूर वो आगे बढ़ाएंगी। बहुत अच्छी चीफ मिनिस्टर मिली हैं, उनसे मिलके इसको बढ़ाइए, हमारी भी जो मदद होगी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आपने बुलाया है, हम तो अठावले साहब को सुन के खाने पे जाने वाले थे। जी सर, बहुत शुक्रिया। इसमें 2 बातें सर, अभी कोमल शर्मा जी अभी पॉलिटिकल क्वेश्चन लेंगे, उससे पहले अभी आप लीजिएगा। उससे पहले 2 बातें सर आपने जो कही कि इससे प्रोग्राम से मुतालिक, तो जनाब उपेंद्र राय सर की निगरानी में जो उर्दू चैनल काम कर रहा है उसमें हम लोग वक्त पर खबरें देते हैं, जो ताज़ा खबरें होती हैं। कोशिश करते हैं कि जो बड़े बड़े चैनल हैं उन चैनल के मुकाबले उर्दू को हम उतनी ही तेज़ी से पहुंचाएं लोगों तक, और इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं और ये बहुत बुनियादी तौर पर हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने एक जिक्र किया कि सिर्फ मुसलमानों को ठेका नहीं लेना चाहिए, इसकी भी जिम्मेदारी निभाने की हम लोगों ने कोशिश की। ख़ास तौर पे जब आप अभी तशरीफ़ लाए तो हमारे 3 जो गेस्ट यहाँ पर थे, स्पीकर थे, मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा, कुंवर रंजीत चौहान साहब और पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब। तो हमने कोशिश इस बात की पूरे प्रोग्राम में की है कि उर्दू जानने वाले तमाम लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए। और जनाब उपेंद्र राय सर का ये हुक्म था कि आप लोग अच्छे से कीजिए, जहां सपोर्ट की ज़रूरत है वो करना, लेकिन आप अच्छे से इसको करना और सभी लोगों को शामिल करना। और मुशायरे के लिए ही जो हमारे 12 लोग हैं उसमें 12 में 6 मुस्लिम और 6 गैर मुस्लिम, हमने बराबरी का वहाँ भी ख्याल रखा है जी सर। और अब पॉलिटिकल सवाल से पहले सर एक सवाल आपसे कि कोमल शर्मा जी सवाल करेंगी, उर्दू का जो हाल है प्रेजेंट और फ्यूचर, ये आप कैसे देख रहे हैं? इसके बारे में एक बात कहें, और नए भारत की बात उर्दू के साथ जो हमारा थीम है इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी है भाषा उर्दू, बहुत ही अच्छा है भाषा उर्दू। मैं क्या उसके लिए मर दूँ? तो मरने का विषय नहीं है, तो एक दिन मरना ही है, लेकिन मैं जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। चुनाव में लोग हारते भी है, लेकिन मैं जल्दी हारने वाला नहीं हूँ। तो उर्दू के संबंध में जो आपने बताया है, हमारे शहनवाज आज के इस प्रोग्राम में आए हैं शहनवाज, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ आज। आगरा में तो एक ताज, लेकिन यहाँ बैठे शहनवाज। तो शहनवाज जी हमारे अच्छे मित्र भी है, मंत्री भी रहे हैं।
सिविल एविएशन मिनिस्ट्री उन्होंने बहुत अच्छी संभाली है। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब थी तब मैं इनके खिलाफ था, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि यूपीए में कुछ दम नहीं रहा है, इसीलिए मैं उनको छोड़कर मैं इधर आ गया, मोदी जी के साथ आ गया। मुझे मालूम था कि मोदी जी की सरकार आने वाली है, और मुझे भी मालूम था कि मनमोहन सिंह जी की सरकार जाने वाली है। तो उधर रह करके क्या क्या फायदा है, क्या भूखा मरने है उधर। तो मैं इधर आया हूँ, तो इसीलिए उर्दू के लिए तो आपका जो पहल है भारत एक्सप्रेस का, बहुत अच्छी बात है। और माननीय रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, महिला है, और उन्होंने भी मतलब उर्दू को पूरा सपोर्ट किया है। भारत सरकार के तरफ से भी जो आपको मदद चाहिए, जरूर आप एक आधा प्रस्ताव हमारे पास दीजिए। और शाह नवाज ने जो बताया कि भाई उर्दू खाली मुस्लिम कम्युनिटी की ना हो, तो ये उर्दू भाषा जो है, ये उर्दू भाषा है हमारी आशा। उर्दू भाषा को नॉन मुस्लिमों तक पहुंचाने के लिए आपकी कोशिश है। तो जो शायरी है, जो कवाल है, ये शायरी होती है, कवि होते हैं, तो सभी लोगों को जो पढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अगर आप उर्दू सिखाएंगे, तो उर्दू बहुत ही मिठास भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है। और उर्दू की तकरीर जो होती है, ये बहुत ही अच्छी तकरीर होती है, बहुत ही अच्छी लगती है। आज किसी ने यहाँ उर्दू बोलना चाहिए था, मतलब उर्दू के लिए तो मतलब आज का ये फंक्शन है, लेकिन मैं यहाँ उर्दू सुनने के लिए आया था, लेकिन उर्दू मुझे सुनने के लिए नहीं मिली। तो उर्दू के अंदाज में भी यहाँ किसी ने बोलना चाहिए था पूरा उर्दू। इसीलिए आज यहाँ आपने हमको बुलाया है, अच्छी बात है। आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी शुक्रिया सर। अब मोहतरमा कोमल शर्मा साहब हमारी साथी हैं, हमारी सीनियर हैं। आप सवाल लेंगी, पॉलिटिकल सवाल लें सर से। सबसे पहले तो दोनों मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ कि हमारे अनुरोध पे आए। मेरी बार बार दोनों से ही मुलाकात, शहनवाज जी से भी और रामदास आठवले जी से भी हमेशा मुलाकात होती है, सवाल जवाब हम करते हैं अपने चैनल के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे जो एक सवाल, वाजिब सवाल उठाया शहनवाज जी आपने, क्योंकि जो उर्दू मानी जाती है, गंगा जमुना तहजीब की जब हम बात करते हैं तो उर्दू उसका एक अंग है। हिंदुस्तानी संस्कृति में उर्दू ज़रूर शामिल है। और अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी जिंदा दिल शख्सियत जो थी वो हमें छोड़ कर गई। मैं बात कर रही हूँ धर्मेंद्र जी की, अभिनेता धर्मेंद्र की। उनसे जब मुलाकात होती थी तो वो उर्दू में बहुत अच्छी शायरी करते थे, उर्दू में ही वो अपनी कुछ भी लिखना होता था तो ज़्यादातर उर्दू को वो उर्दू थी उनकी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जी आपने कहा कि नॉन मुस्लिम तक जाए, लेकिन अब जब हम विकसित भारत की भी बात कर रहे हैं, नए भारत की बात कर रहे हैं, तो युवा उसमें जिस तरीके से टेक्नोलॉजी से जुड़ रहा है, क्या आप लोग को लगता है कि नॉन मुस्लिम ही नहीं, मुस्लिम युवाओं को भी उर्दू से जोड़े रखने के लिए, इस संस्कृति से जोड़े रखने के लिए, क्या युवा उस तरफ जा रहा है, अग्रसर हो रहा है? और उसके लिए मोदी सरकार जो है इस भाषा को लेकर के क्या प्रयास कर रही है? देखिए, जो न्यू जनरेशन है उसके लिए एआई के आने के बाद बहुत आसान है उर्दू को जानना, समझना। कई बार मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ तो मैं कहीं पे भाषण देने जा रहा हूँ तो मैं चैट जीपीटी को कमांड देता हूँ कि कुछ उर्दू के इशारे इस पे बताओ, वो तुरंत बता देते हैं। पहले मैं फ़ोन करता था 2-4 शायर को, मैं आज पार्लियामेंट में बोलने जा रहा हूँ, वो जब तक भेजते थे जब तक मेरी स्पीच हो जाती थी। और मैंने डॉक्टर सैयद फारूक साहब को ये ज़िम्मा लगा रखा था, एक दिन पहले बताता था, वो भेजते थे 8-10, फिर वो रॉ में उसको कैसे बोला जाए। आपके पार्लियामेंट में तो बहुत लोग उर्दू में शायरी करते हैं, जिनको उर्दू नहीं आती वो भी शायरी के लिए उर्दू का सहारा लेते ही। लेकिन मैंने देखा कि अब जो न्यू जनरेशन है उसको सीखने की बहुत ख्वाहिश है।
और उसके लिए फोरम बनना ही चाहिए कहीं ना कहीं। तो सरकार की हर जगह एकेडमी है, हर स्टेट में एकेडमी है उर्दू की, तो उसको बढ़ाना चाहिए और जो मदद होगी वो सरकार से होगी। कई बार सियासी शिकार भी उर्दू हो जाती है तो उसका फ़ायदा नुकसान होता है, लेकिन उसको दिल से लगाना नहीं चाहिए। उर्दू बोलने वाले का दिल भी बड़ा होना चाहिए। कुछ बात अगर कहीं पे आ भी गई तो उसको बहुत दिल पे लगा के नहीं, बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही है मैंने आपने। इशारों में कह दिया है जो कहना है। बहुत बेबाकी से आपने कहा है सर, और वो सभी समझ रहे हैं। सर से एक सवाल ले लें आप, कोमल जी। हाँ, जी। सर आपसे मैं बात की, जैसे जिस तरीके से अभी शहनवाज मैंने जी ने इशारा किया कि महाराष्ट्र से हैं और महाराष्ट्र में मराठी बोलने को लेकर के या उर्दू बोलने का, आपको क्या लगता है कि ये भाषा क्या है, बाध्यता है हमारे देश में, कहीं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ना, जो आपने पूछा है कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा है, लेकिन मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। वहाँ लोगों को रोजगार मिलता है, वहाँ लोगों को अपना बिजनेस करने का मौका मिलता है। इसीलिए भारत के हर राज्य के लोग मुंबई में आ गए हैं 40, 50, 60 सालों से ही। तो मुंबई में ऐसा है कि 40% मराठी लोग हैं, 60% नॉन मराठी लोग हैं। लेकिन जो नॉन मराठी लोग 60% है, उसमें से 80% लोग मराठी बहुत अच्छी बोलते हैं। जिस लड़के लड़कियों का जन्म उधर हुआ है, वो अपनी भाषा तो अपनी जो मातृभाषा है वो बोलते हैं। मतलब अपनी हिंदी हो, भोजपुरी हो, कन्नड़ है, तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, उड़िया है, मतलब अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, बंगाली है। लेकिन मराठी बोलने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जहाँ तक एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, नाम तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, लेकिन नवनिर्माण करने के बजाय बर्बाद सेना करने का काम करते हैं। तो मुंबई का नाम बदनाम करते हैं, और मेरी पार्टी ने इसका कड़ा विरोध किया है। तो मतलब मराठी सीखो, ऐसा बोलना एक अच्छी बात है, लेकिन ये पिटाई करना ये अच्छी बात नहीं है। और वो बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। वो एक आदमी को 6-7 लोग जाकर 1, 2, 4 थप्पड़ लगाते, मराठी बोल, मराठी बोल। वो बोलता है मराठी मुझे नहीं आती है, नहीं आती है तो इधर क्यों रहता है। तो 2-4 थप्पड़ मारते, वीडियो निकालते हैं और पूरा सोशल मीडिया में वो भेज देते हैं। तो एक 5-6 जगह पर ऐसा हुआ था। मतलब हर आदमी की पिटाई की ऐसा बिल्कुल नहीं है, और पुलिस उनको अरेस्ट भी करती है। तो मुझे लगता है कि उनके भूमिका से हम सहमत नहीं है। मराठी सीखनी चाहिए, आनी चाहिए, बात सही है। लेकिन मुंबई में हिंदी भाषा पूरी चलती है, वहाँ हिंदी बोलने वाले लोग सभी है। और आप अगर कर्नाटक जाते हैं, तेलंगाना जाते हैं, आंध्र जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, तो वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। अगर वहाँ काम करना है तो वो भाषा उनको सीखनी पड़ती है। वहाँ हिंदी उनको ज़्यादा आती नहीं है। हैदराबाद में लोग हिंदी बोलते हैं, बेंगलोर में थोड़ा हिंदी बोलते हैं, लेकिन केरला में, तमिलनाडु में, आंध्रा में मतलब हिंदी बोलने वाले लोग बहुत कम है। तो जो सवाल कोमल ने किया है, तो तेरा नाम तो है कोमल, लेकिन आपने सवाल पूछा है, बहुत हार्ड सवाल पूछा है। बोझल लास्ट में बोझल। मतलब कोमल ने तो कोमल सवाल पूछना चाहिए, लेकिन आपने हार्ड सवाल पूछा है, तो ठीक बात है। तो इसीलिए वहाँ जो उनकी भूमिका से हम सहमत नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं करते हैं। हमेशा उनका टैक्टिस होता है कि वो ऐसा कुछ करते हैं कि वो पार्लियामेंट में चर्चा हो, इनके ऊपर बैन लगा हो, इनको अरेस्ट करो। ये सब फिर अगर उत्तर भारतीय लोगों के खिलाफ अगर वो बोलता है, तो सब लोग यहाँ हर नेता बोलता है उनके खिलाफ। तो एक उनको एक पब्लिसिटी के लिए उनको और मतलब उनका प्रयत्न रहता और है। मुझे ये लगता है कि सर लेकिन जैसे ऐसा डरने की बात नहीं है। मतलब मराठी बोलने का आग्रह करने वाले तो ये लोग ऐसे ही, लेकिन उनका सपोर्ट करने वाले हम लोग भी ताकतवर उधर है। तो ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है। तो इसीलिए मराठी जो है ये उन्होंने सीखनी चाहिए, बात सही है। थप्पड़ लगाना ठीक नहीं है।
लेकिन उनको मराठी सीखो, ये प्रेम पूर्वक उनको बोलना का उनको अधिकार है, लेकिन ऐसा थप्पड़ लगाने से काम नहीं चलेगा। और मुझे लगता है कि ये हमारे देश की खूबसूरती है कि हमारे देश में इतने रंग हैं, इतनी भाषाएं हैं और हर भाषा की अपनी एक मिठास है, एक विशेषता है। और जितने प्यार से हम उसको अपने पास लेंगे, उसको सीखने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमें अच्छा लगेगा। हर भाषा का एक अलग अलग सुंदरता है, हर जगह के जायके का एक अलग स्वाद है, वो हमें लेना चाहिए। यही हमारे देश की खूबसूरती है। सर, शहनवाज सर से, क्योंकि दोनों ही बहुत ही मसरूफ़ हैं, और भी जगह कार्यक्रम है, मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी शहनाज सर। और शायद हमारे सामने आपने जैसे कहा भूख भी लग रही होगी, सब सोचे होंगे कि मेन्यू में क्या क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि जिस मेनू बताइए। अभी वैसे यही सर पूछ रहे थे कि मेन्यू में मैंने यही पूछा था इनसे। नहीं सर, तो- सब बैठे हैं और आपको पर सुनना मुझे भी लगता है चाहते हैं कि सर। जिस तरीके से मैंने बातचीत कहा और उर्दू ठाकुर वाला साहब ने मेन्यू बोला- है कि हिंदी वाला नहीं, मेन्यू? दोनों है सर, दोनों मेनू है सर। इसका भी ख्याल सर, रखा है मैं हमने एक, सर। क्योंकि मैं मैं एक आपसे, क्योंकि मैं नेताओं को भी बहुत मैंने कवर किया, अभिनेताओं को भी किया है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से मीडिया हम उर्दू की बात लेकर के आए या नए भारत के साथ लेके आया, एक जो बिग स्क्रीन है हमारा बॉलीवुड है, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, एक वक्त में वो था जब वो उर्दू काफ़ी नज़में, जो गीत आते थे उनमें काफ़ी उर्दू होती थी, डायलॉग्स होते थे। अब कहीं ना कहीं वहाँ की कमी है। क्या लगता है कि सबको एक साथ, चाहे सरकार हो, चाहे हमारा पत्रकारिता हो, चाहे हमारा हिंदी फिल्म जगत हो, अगर सब एक साथ उस चीज़ को, भाषा को बढ़ाएं, तो एक इतनी सुंदर भाषा है कि युवा और उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगेंगे। नहीं, बॉलीवुड में तो उर्दू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है अभी भी। ऐसा नहीं है कि वहाँ जो गाने आते हैं उसमें उर्दू के बहुत अल्फाज, और सबको कोशिश करनी चाहिए। और मैंने कहा कि आज के दौर में एआई के आने के बाद बहुत आसान है। कई बार मैं देखता हूँ कि जब बहुत से लोग सीखना चाहते हैं, फोरम नहीं मिलता। एकेडमीज़ को फोरम देना चाहिए और उसका प्रचार करना चाहिए। और हर लैंग्वेज की इज़्ज़त है, सम्मान है, और हम सब उसको आगे पूरा करेंगे, ऐसा हम सब की तरफ से कोशिश हो। सर, इसी से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल हम लेंगे कि जो आखिरी सर, इसे जो टॉपिक था कि हिंदुस्तानी सियासत में उर्दू का रोल, इसका टॉपिक है द रोल ऑफ उर्दू इंडियन पॉलिटिक्स। ये सवाल है सर, यही टॉपिक था। तो इस पर आपने पहले ही इस पर रोशनी डाल दी है। ये सवाल करने से पहले हिंदुस्तानी सियासत की बात की, पार्लियामेंट की बात की कि किस तरह से सुषमा स्वराज जी का आपने नाम लिया, और उसके बाद फिर आपने मनमोहन सिंह जी का नाम लिया, तो वो मौजूद है। तो ये आखिरी सवाल यही है कि आप मौजूदा वक्त की जो पॉलिटिक्स है, मौजूदा दौर में जो सियासत है, राजनीति है, उसमें उर्दू को कितना देखते हैं? जो आपने पास्ट भी देखा, माजी भी देखा, हाल भी देख रहे हैं और मुस्तकबिल भी आप देखेंगे, तो आप अभी हाल में कैसे देख रहे हैं हिंदुस्तानी सियासत में, पॉलिटिक्स को, उर्दू को? नहीं, सियासत में उर्दू का बहुत रोल है। और कोई भी जो लैंग्वेज है उसको और लैंग्वेज को सियासत का मोहताज नहीं होना चाहिए। इतनी प्यारी ज़बान है कि उसको लोग भूल ही नहीं सकते। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और मैंने जैसा कहा कि अच्छे इशार चाहिए और भाषण में थोड़ा दम चाहिए, तो शेर उर्दू के ही लगते हैं, तो उसका इस्तेमाल होता रहेगा, बॉलीवुड में भी होगा। लेकिन उर्दू अपने बच्चों को, जो उर्दू जानने वाले भी हैं, वो अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं। मैं तो उर्दू मिडिल स्कूल से ही पढ़ा हूँ, हाई स्कूल में जाकर शुरुआत ही उर्दू से हुई। बहुत से स्टेट हैं, और महाराष्ट्र में भी उर्दू के अखबार बहुत निकलते हैं जी। मुंबई में मुझे लगता है शायद दिल्ली से ज़्यादा अखबार निकलते हैं मुंबई में, और बड़ी उनकी क्रेडिबिलिटी है और उनका सेल भी बहुत है। मुंबई में अठावले साहब ने कहा कि वहाँ मराठी ज़बान के लिए इसरार सही भी है,
वो कहते हैं, और वो इन्होंने खुद भी कहा कि ज़बरदस्ती किसी को ज़बान न थोपी जा सकती, न ज़बरदस्ती किसी से ज़बान छीनी जा सकती। तो हम सबको कोशिश करना चाहिए। और सबसे पहले उपेंद्र राय जी को और भारत एक्सप्रेस को मैं फिर से अठावले साहब की तरफ से, अपने तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि बहुत अच्छी कोशिश की है, और कई चैनल इसकी कॉपी करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, और मरकज़ी वज़ीर जनाब रामदास अठावले साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और जनाब सैयद शहनवाज हुसैन साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आप आखिरी मैसेज सर, आप एक पैगाम जो आपका हो हमारे नाजरीन के लिए देने। आपने बोला है कि मतलब उर्दू का क्या रोल है। उर्दू का तो बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। उर्दू का एक बहुत ही बड़ा मूल है, उर्दू का बहुत ही बड़ा मूल है, और उर्दू अपना बोल है। तो मतलब ठीक है, उर्दू के बारे में तो बहुत चर्चा हुई है, और ज़रूर दिल्ली सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ज़रूर उर्दू के लिए मैक्सिमम मदद की जाएगी, और उर्दू सभी लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, इसके लिए प्रयत्न किया जाएगा। और इसके लिए भारत एक्सप्रेस तो ही है, लेकिन अभी भारत एक्सप्रेस तो अभी थोड़ी रोको और उर्दू एक्सप्रेस शुरू करो, और इसीलिए वो भी मतलब आगे बढ़ता रहेगा। तो ठीक बात है, तो आपने हमें यहाँ बुलाया, इसीलिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो आप दोनों हजरात का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, भारत एक्सप्रेस उर्दू की तरफ से, भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से, और जनाब उपेंद्र राय सर की तरफ से खुसूसी शुक्रिया। एक ज़रूरी मीटिंग के लिए निकल गए आप की तशरीफ़ लाने से चंद लम्हा पहले, तो बहुत शुक्रिया सर आपका।